वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। तो गाइस, आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑडिट, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये है सीएमए फाइनल का अपना सीएमए फाइनल का एक टॉपिक है। सब्जेक्ट है कॉस्ट ऑडिट, मतलब उसका बेसिक चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बेसिक्स बताती हूँ आपको कॉस्ट ऑडिट का। तो कॉस्ट ऑडिट जो था वो 1965 में आया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऑडिट है ना, वो कहाँ से डराइव हुआ है, जो वर्ड। तो ये वर्ड जो है ना, वो वर्ड ओडायर से आया है। मतलब ओडायर का मतलब क्या होता है कि ना, जो पहले जमाने में ना एक अकाउंटेंट होता था ना, जिनको अपन मुंशी बोलते थे। ठीक है, तो वो उनके यहाँ पे ऑडिटर जाता था, ऑडिटर सुनता था और अकाउंटेंट बोलता था। तो उसको ऑडिट बोलते थे। और वक्त के साथ ये कॉन्सेप्ट इवोल्यूट होते गया है। ठीक है, तो अपन AS 200 के हिसाब से देखते हैं। तो AS 200 के हिसाब से ना, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एंटिटी का हो सकता है। ठीक है, जिसमें अपन को एक एक्सप्रेस करना ओपिनियन, जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ओपिनियन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब तो हमारे दिमाग में जब अपन कोई भी ख्याल नहीं होता और बिना सोचे समझे एकदम, मतलब अपने फ्रेश दिमाग से, बिना किसी का प्रेशर के, जब कोई ओपिनियन देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, आप समझ लो कि क्लास 10 का पेपर चेक करने गए आप। ठीक है, वहाँ पे आपका आपका कोई पहचान का नहीं, कोई जान पहचान का नहीं है। ठीक है, और आप उस समय चेक कर रहे हो, तो आप उस समय बिल्कुल भी बायस नहीं हो। आपको जो जो आंसर सही लग रहा है, आप उसमें मार्क्स देते जा रहे हो। वही अगर आपका भाई आके बैठ गया उस एग्जामिनेशन में और आपको पता है कि ये उसका पेपर है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ऐसा चलेगा, यार मेरा भाई है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ नंबरिंग में। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। तो ऑडिट करते समय ऐसी बातों को ध्यान रखना है कि ये सब आपके दिमाग में ना हो। आपके दिमाग में सिर्फ सही और गलत होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपके साथ एक केस लॉ डिस्कस करना चाहूंगी, इनरॉन का। ठीक है, इनरॉन एक जानी मानी बहुत ज्यादा फेमस कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, जो नेचुरल गैसेस में डील करती थी। इन्होंने एक फ्रॉड किया था। उस फ्रॉड में ये था कि ना, वो अपनी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो वैल्यू है ना, उसको इंक्रीज कर दी थी। उनके शेयर प्राइस, उनकी बैलेंस शीट, सब का प्राइस एकदम हाई शो करते थे उन लोग। पर असलियत में ऐसा था नहीं। तो शेयर होल्डर को धीरे धीरे शक हुआ और ये फ्रॉड पता चल गया सबको। और जैसी फ्रॉड पता चला, एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब एक हफ्ता भी ज्यादा बोल दी मैं, पूरे शेयर प्राइस नीचे आ गया और इतने एम्प्लॉय, शेयर होल्डर का नुकसान हुआ इस केस में। उसके बाद से ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो और इंक्रीज हो गया, मतलब उसमें और स्ट्रिक्टनेस आ गई है। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपनी जो भी हमारे पास है ना, उसको आप बढ़ा के दिखाओ, शो ऑफ करना। आप सीधी सी बात बता रही हूँ मैं। मतलब अगर आपके पास 1 रुपये है ना, तो आप उसको दिखाओ मेरे पास तो 1000 रुपये है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन विंडो ड्रेसिंग करना। तो जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका शेयर, आपका जो बैलेंस शीट है वो सुंदर सुंदर दिखेगा, तो क्या सारे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए ये सब किया जाता है। सारे स्टेक होल्डर का मतलब आप जानते ही होंगे। स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है, बैंकर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, और वो सब लोग जो आपके फाइनेंशियल स्टेट में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ कॉस्ट ऑडिट की। कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया ना, तो प्राइस जो था ना, वो एक्सेसिवली, मतलब कुछ भी प्राइस लगा रहे थे लोग। तो उस प्राइस को रेगुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया। मेनली कहाँ कहाँ पर आया, सीमेंट में, शुगर में, टेक्सटाइल में। ठीक है, और फिर उसका कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ उसका ऑडिट करना भी स्टार्ट किया अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारे सर पे एक डेंजर आ गया था, डेंजर डेंजर डेंजर। जब हमारा ये कॉस्ट ऑडिट आया था ना, तब क्या हुआ था कि हमारे देश में ना सीएमए की कमी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी ना, वो डिसाइड की कि अब अगर सीएमए नहीं है तो सीए को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि उन लोग कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। बट जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, उसमें ये सोल अथॉरिटी हम लोग को मिल गई है, मतलब सीएमएस को मिल गई है कि यही सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं और इन्हीं के पास सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है। हमारे अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेक्शन 148 में ना क्लासेस ऑफ कंपनीज है जो कि इंगेज रहती है प्रोडक्शन ऑफ कुछ सर्विसेज और कुछ प्रोडक्ट, जो कि ना रिलेटेड किससे रहेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर, जिनका टर्नओवर किसी लिमिट से एक्सीड करता है। तब उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर। ठीक है, इसका क्या रिलेवेंस होगा।
इससे क्या फ़ायदे होंगे हमें? ठीक है, तो हमारा जो प्राइस है, कुछ भी चार्ज होता है, उसमें अपना वो रहेगा, मतलब एक यूनिफ़ॉर्मिटी रहेगी कि हाँ, गलत-सलत प्राइस नहीं लग रहा है। स्टेक होल्डर जो रहेंगे, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? जो परफ़ॉर्मेंस है कंपनी की, उसको अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और सपोर्ट होएगा हमारे डिसीजन मेकिंग में। अपन जो भी डिसीजन लेंगे, वो अपने सैटिस्फैक्शन कस्टमर को देखते हुए हमारे इम्प्रूवमेंट होते रहने चाहिए, और अपन उसके हिसाब से ही अपना मिक्स डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्रपोर्शन में बनाना है। ठीक है, इससे ना डंपिंग भी रिमूवल हुई है। डंपिंग का मतलब दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जैसे कि अगर कोई कोई बाहर की कंट्री है, वो सस्ते में सामान बनाती है, और अगर हमारे भारत में वो सामान महंगे में मिलता है, तो वो कम रेट में हमारे भारत में फेंक के चले जाती है सामानों को। ठीक है, एकदम कम रेट में, जिसकी वजह से ना सारे जो लोग हैं, उन लोग तो चीप सामान खरीदना ही चाहते हैं, जैसे कि चाइना तो है ही, है ना? तो वो चाइना का सामान एकदम सस्ता मिलता है, तो हमारे भारत का सामान कोई खरीदता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज़ों पे टैक्स लगा देती है, इतना उसका रेट बढ़ा देती है कि भारत का सामान और चाइना का सामान का रेट बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे वाले जो लालचन है, कभी कभी हमारे पे भी लग सकते हैं, तो उसमें हमारे कॉस्ट ऑडिट हमको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो एफी इफेक्टिव अगेंस्ट एंटी कंपटीशन, मतलब एंटी कंपटीशन के भी अपन उसके खिलाफ हम लोग के लिए इफेक्टिव काम करेगा ये। ठीक है, अपन को आर्म लेंथ प्राइस को डिसाइड करने में मदद करेगा। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है कि रीजनेबल प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर ये वेस्टेज और प्रोडक्टिविटी के बारे में भी हमको बताएगा कि एक्चुअली वेस्टेज कितना हुआ है और हम लोग कितने प्रोडक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बताते हैं, मैं बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट ऑडिट करने का, मतलब आखिर मकसद क्या है। तो इससे हम लोग सबसे पहले तो वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कॉस्ट अपना जो भी वो है रिकॉर्ड्स, ठीक है, अपन डिटेक्ट कर पाएंगे एरर्स को, अपन डिटरमाइन कर पाएंगे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, रिकनसाइल कर पाएंगे अपना कॉस्टिंग का जो रिकॉर्ड्स है उसको अपन फाइनेंशियल के साथ। गवर्नमेंट को हेल्प होगा कि वो कौन कौन से जो प्रोडक्ट को रेगुलेट करके रखी है, आगे मैं आपको बताऊंगी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। डिडक्शन कर सकते हैं अपन एबनॉर्मल लॉस। देखो दो टाइप के लॉस होते हैं, एक एबनॉर्मल होता है और एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल लॉस वो होता है जो सबको होता है, ठीक है, बट एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो आपको हो गया, ठीक है, हर किसी को नहीं होता। जैसे कि नॉर्मल लॉस में अपन बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग कोई ट्रांसपोर्टेशन से सामान मंगा रहे हैं, तो 5% सामान खराब हो गया, ठीक है, तो ये तो हर किसी का हो सकता है, हर कोई कहीं ना कहीं से सामान मंगाता है। पर एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई और उसकी वजह से थोड़ा सा सामान जल गया वेयर हाउस का, तो वो एबनॉर्मल है। अक्सर तो आग नहीं लगती ना, आज ही लगी है, तो वो एबनॉर्मल हो गया, तो वो कॉस्टिंग में जो अपना प्रॉफिट है उसमें से माइनस नहीं होता। ठीक है, मतलब वो जो अपना कॉस्ट है उसमें एडजस्ट नहीं होता, कह सकते हैं, वो अपना जो कॉस्टिंग पीएल है उसका जो हमारा वो है कुशन, प्रॉफिट का कुशन, उसमें से माइनस होता है। ठीक है, नहीं तो अपन जो नॉर्मल लॉस रहता है ना, उसको तो अपन अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रहता है ना, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है। आज अगर आपका हुआ है तो सबका हुआ है, तो अगर आपका प्राइस 10 रुपए है किसी प्रोडक्ट का, जिसमें आपका लॉस 2 रुपए है, तो बाकी लोग का भी वैसे ही है। बट अगर आप एब नॉर्मल को भी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, जैसे 3 रुपए आप ऐड कर दिए एब नॉर्मल, और ठीक है, तो आपका रेट में, आपका जो प्रोडक्ट का रेट है वो महंगा हो जाएगा, जो कि 13 हो जाएगा, और फिर आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि आपका प्राइस महंगा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, उसमें भी प्रमोट करता है ये। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको सोशल ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करता है यार, सोसाइटी के बारे में भी सोच लो थोड़ा। ठीक है, सोसाइटी में अपन भी रहते हैं, ठीक है, तो अपन को रीजनेबल प्राइस में सामान मिलेगा, कॉस्ट ऑडिट रहेगा, तो अपन ऐसा श्योर कर सकते हैं कि हाँ यार कुछ गलत नहीं है, प्राइस नहीं है ना, रिसोर्सेज का एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करने में अपन को हेल्प होगा। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिस दिन, उस दिन अगर तुम्हारा कोई प्राइस है, और अगर तुमको लगता है कि हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, तो तुम उसमें एक एस्केलेशन क्लॉज डाल दो, जिससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में रेट बढ़ता है तो उसका तुमको कंपनसेशन देता है एसएससी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये है हाईलाइट्स इन इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी अगर कोई रहेगी ना हमारे इंडस्ट्री में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो हम लोग को हाईलाइट हो जाएगा वो, जब अपन ऑडिट करेंगे तो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी सेक्शन 148 क्लॉज 5, ये जो है ना वो पूरा हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर जो है ना उसके जैसा है। ठीक है, तो एक जो कॉस्ट ऑडिटर है उसके पास क्या होना चाहिए, एक वो रहना चाहिए प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट, वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर फर्म हो सकता है। इसमें रोटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और वो 20 कंपनी तक को ऑडिट कर सकता है, जिसमें स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी नहीं आती है। ठीक है,
सेक्शन 141 तो आप दोस्तों आपको पता ही होगा, डिस्क्वालिफिकेशन बचपन से पढ़ता है अपन तो ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन बहुत इजी है, फट से बता देती हूँ मैं। पहला है कि हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते पर एलएलपी चलता है। हम ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं हो सकते, हम पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकते, हम जो खुद हमारा पार्टनर हमारा रिलेटिव कर्जे में नहीं डूबा होना चाहिए कंपनी के, 5 लाख के कम अगर होगा तो चलता है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और हमारी जो सिक्योरिटी है जो कि इंटरेस्ट रिलेटिव के पास है ना, मतलब हमारा खुद का इंटरेस्ट या रिलेटिव का इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारी कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हो सकती उससे। मतलब रिलेशनशिप तो होती है यार, जैसे कि समझ लो कोलगेट कंपनी है, ठीक है, तो जो कोलगेट कंपनी अपन करते हैं ना ब्रश, तो वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हुई। अब आप ऐसा मत बोलना यार मैं कोलगेट कंपनी में ऑडिट करता हूँ, मैं इसका काम ये मैं इसका टूथपेस्ट यूज नहीं कर सकता। कर सकते हो भाई, कर सकते हो, तुम आमलन प्राइस पे ही खरीदे उसको तो वो कर सकते हो। बिजनेस रिलेशनशिप इन द सेंस तुम उसके कहीं पार्टनर तो नहीं हो गए, ठीक है, तुम उसको लोन तो नहीं दिए, तुमसे कहीं लोन तो नहीं ली, इस टाइप से रिलेशन। ठीक है, तो जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर या के एम पी जो है वो ऑडिटर नहीं हो सकता। ठीक है, और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी अपन नहीं हो सकते। ठीक है, और अपन नाइदर इंटरनल और फिर बाहर के नहीं हो सकते। ठीक है, हमारी जो ऑडिट है वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 20 तक कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, और हम लोग इंटरनल ऑडिटर और बाहर वाले ऑडिटर कोई से भी ऑडिटर नहीं हो सकते कंपनी के। मतलब तुम चुपचाप से एक कॉस्ट ऑडिट बन के रहो ना यार, बहुत अच्छी वैसे भी कमाई होती है उसमें। ठीक है, उसके इंटरनल ऑडिटर भी तुम हो, इधर के ऑडिटर भी तुम हो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ठीक है, उसके फिर 144 में जो है ना सर्विसेज, वो सब तुम नहीं करोगे। 144 में क्या सर्विसेज है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक दो ठो बता देती हूँ, जैसे कि वही जो अपन को काम आती है ना, बाकी मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी, ठीक है, और एक्चुअरियल सर्विसेज। ठीक है, वो सब सर्विसेज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, मतलब हम वो सब नहीं देंगे। हम सिर्फ ऑडिट करना है, हम ऑडिट करेंगे, हम जाएंगे। आपको और कोई दूसरी सर्विसेज चाहिए, आप दूसरे से लीजिए। ठीक है, और हमारा जो फ्रॉड है अगर करे भी होगे तो वो 10 साल से ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा छोटा मोटा होगा तो चलता है। ठीक है, 10 साल वाला नहीं होना चाहिए। कंपनीज एक्ट में ये 8 साल है, यहाँ पर 10 साल है। ठीक है, फिर हमारे पास पावर क्या क्या रहेगी, कॉस्ट ऑडिटर यार, हम हमारे पास क्या क्या पावर रहेगी, कॉस्ट ऑडिटर की खुशी। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी बट फिर भी अच्छा बन क्यों नहीं रहा है, आप मान लीजिए कि अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, हम एक्सेस कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, यार हमारा हक है, ऑडिट किसका करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं करेंगे तो। ठीक है, ऐसे याद कीजिए। फिर अपन इंक्वायरी कर सकते हैं, देखो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन को लग रहा है यार सही है या गलत है, तो अपन किससे पूछेंगे, ऑफिसर से ही पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे। ठीक है, और हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको लगती है कि ज़रूरत है तो हम मांग सकते हैं जाके मैनेजमेंट से। ठीक है, फिर हमारी ड्यूटी क्या क्या है, हमारी ड्यूटी है कि हम प्रॉपर अकाउंट बनाएं। ठीक है, हम अच्छे से रिटर्न फाइल करें, और जिन ब्रांच में हम नहीं जा पाए, समझ लो कि एक ब्रांच फॉरेन में है, एक ब्रांच बहुत दूर है, हम नहीं जाना चाहते तो वहाँ नहीं गए, तो वहाँ का रिटर्न हम वेरीफाई करना, इतना तो हमारा काम है। ठीक है, उसके हम लोग का एक फिक्स टाइम लिमिट रहती है, 180 डेज के अंदर ही अंदर हम लोग को अपनी रिपोर्ट बना के सेंड करना होता है। ठीक है, अगर कोई क्वालिफाई अपन देते हैं अपना रिपोर्ट में कमेंट ना, तो उसका अपन को रीज़न देना पड़ता है कि क्यों ऐसा दे रहे हैं। ठीक है, फिर अपन को इंश्योर करना है कि जो एक्सपेंसेस है वो सही से एलोकेट है ये। ठीक है, और एब्जॉर्ब किए हैं। ठीक है, और फिर जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स बने, बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं जो मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगी, उसके हिसाब से ही हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनने चाहिए। फिर ऑडिट रिस्क के बारे में बता रही हूँ, देखो यार हर चीज़ में रिस्क तो होता ही है। ठीक है, अपन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या रिस्क होता है ऑडिट रिस्क में, कि इनअप्रोप्रिएट अपन ओपिनियन नहीं दे सकते। ठीक है, जो मटेरियल इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यार इनकरेक्टनेस भी दो टाइप की हो सकती है। अब 2-3 रुपए का अपन थोड़ा इधर उधर कर दिए तो वो मटेरियल नहीं होता, हाँ, बट बड़े अमाउंट का होगा तो वो मटेरियल होता है। इनहेरिटेंस रिस्क का मतलब वो रिस्क होता है जो पहले से ही है ना, जो अकाउंट्स में पहले से ही है। और वो क्यों है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, जब अपन लैक रहता है हमारे इंटरनल कंट्रोल में। इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, मैं अच्छा एग्जांपल देती हूँ। समझ लो कि आपको पैसे जमा करना है 10,000 रुपये बैंक में, तब क्या करोगे, सबसे पहले जो कस्टमर हमको देगा, जो वहाँ पर वहाँ पे जो काउंटर पे बैठे रहता है उसको 10,000 दिया, 10,000 जो रुपीज़ है वो कैशियर को देगा, कैशियर उसमें बुक में एंट्री करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो एक लड़के को देगा जो बैंक में जमा करके आएगा। तो यहाँ पे 3 जगह से चेक हुआ कि हाँ 10,000 रुपये है करके, तो ये इंटरनल कंट्रोल हो जाता है। रिडक्शन रिस्क क्या होता है, जिसमें अपन मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम
नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ना, उसकी वजह से कभी कभी ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, उसको डिडक्शन रिस्क बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी ऑडिट करने जाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर रहते हैं कि हम सैंपल चेकिंग करेंगे। ठीक है, तो सैंपल में ज़रूरी नहीं ना कि जो सैंपल हम उठाए वो एकदम परफेक्ट हो, उसी में फ्रॉड हो या फिर उसमें ही फ्रॉड ना हो। तो उस टाइप का रिस्क तो रहता ही है। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Keep sharing, keep watching, stay healthy. Bye bye.